महिला इंस्पेक्टर का खूनी इश्क। 30 जनवरी 2018 की बात है। झारखंड के जिला हाजिरबाग के थाना बड़ा बाजार के प्रधाना प्रभारी नथुनी प्रसाद के शाम के समय अपनी ऑफिस में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। थाना प्रभारी ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए आने का कारण पूछा तो उसने बताया, सर मेरा नाम विनोद पाठक है। मैं जयप्रभा नगरी कॉलोनी में किराए के मकान में बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। आज मेरी बीवी अनु पाठक सुबह किसी काम से बाहर गई थी। वह अभी तक नहीं लौटी है। मैं अपने स्तर पर उसे सब जगह तलाशा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। क्या बीवी कहीं चली गई? नथुनी प्रसाद आश्चर्य से बोले, पर कहाँ चली गई? नहीं जानता सर कहाँ चली गई। विनोद बोला, कहीं पत्नी से झगड़ा बगैर तो नहीं हुआ था जिससे वह नाराज होकर कहीं चली गई? थाना प्रभारी ने पूछा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, विनोद ने बताया। एक काम करिए, पत्नी की गुमशुदा की एक तहरीर लिख कर दे दीजिए। मैं दिखाता हूँ कि मामला क्या है, थाना प्रभारी ने कहा। मैं एक दरख्वास्त लिख कर लाया हूँ सर। थाना प्रभारी की ओर एक पेपर बढ़ाते हुए वह बोला। थाना प्रभारी ने उसकी दी हुई दस्तखत पर एक नज़र डाली और वह मुंशी की गुमशुदा दर्ज कराने के लिए दे दी। इसके बाद उन्होंने विनोद को आश्चर्य कर घर जाने के लिए कह दिया। पत्नी की गुमशुदा की सूचना के बाद पाठक जैसे ही थाने से निकलकर कुछ दूर गया होगा, तभी एक गोरी चिट्ठी बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र यह कोई 16-17 साल की होगी, थाना प्रभारी के पास पहुंची। उसके साथ मोहल्ले के कई संभ्रत लोग भी थे। उस लड़की ने अपना नाम कीर्ति पाठक पुत्र विनोद पाठक ने अपनी निवासी जयप्रभा नगर बताया। उसने थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद को बताया कि उसकी मां अनु पाठक आज सुबह से घर से गायब है। उनका सब कहीं तक पता नहीं चल पाया। उसे आकांक्षा है कि उसके पापा विनोद पाठक ने ही मां के साथ कोई अनहोनी न कर दी हो। कीर्ति के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी उस लड़की की तरफ गौर से देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके पिता भी अपनी पत्नी की गुमशुदा की तलाश लिखवाने आए थे। अब बेटी ही पिता पर मां को गायब करने का शक कर रही है। इससे यह मामला तो बड़ी गंभीर और पेचीदा लगने लगा। थाना प्रभारी ने कीर्ति से पिता पर लगाए जाने वाले आरोप की वजह पूछी तो उसने विस्तार से मां और पिता के बीच के संबंधों के बारे में, उनके बीच की सालों से चले आ रहे झगड़े के बारे में बताया। कीर्ति की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए कि एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बने अवैध संबंधों की वजह से विनोद पाठक अपनी पत्नी को मारता पीटता था। थाना प्रभारी ने एसआई श्याम कुमार को विनोद पाठक के घर मामले की जांच के लिए भेज दिया। एसआई श्याम कुमार जांच के लिए विनोद पाठक के यहां पहुंच गए। उन्होंने विनोद के बच्चों के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की। प्रारंभिक जांच करके एसआई श्याम कुमार ने थाना प्रभारी को बताया कि
विनोद पाठक की पत्नी अन्नू पाठक वास्तव में गायब है। इसके अलावा विनोद पाठक भी थाने में सूचना देने के बाद लापता हैं। उसका फोन, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन 31 जनवरी की सुबह 10:11 के करीब थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद विनोद पाठक के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। अन्नू के साथ विनोद पाठक घर पर नहीं था। घर में उनके तीनों बच्चे कीर्ति, वाणी और वंश ही थे। पूछने पर बच्चों ने पुलिस को बताया कि पापा बीती रात से ही घर नहीं लौटे हैं। यह जानकर थाना प्रभारी को विनोद पर ही शक हो गया कि जरूर पत्नी के गायब होने में उसका हाथ रहा होगा, तभी वह फरार है। जैसे ही वह घर के में घुसते हैं, हल्की फुल्की बदबू आती है। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन बदबू कहां से आ रही है पता नहीं चला। एक कमरे में दरवाजे पर ताला लटका मिला। पुलिस ने कीर्ति से ताला बंद होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह कमरा माँ का है, उसमें माँ रहती है। जब से गायब है तब से उस कमरे पर नया ताला लगा है। पापा ने उसे बताया था कि अन्नू मायके जाते समय कमरे में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गई है। कीर्ति की यह बात थाना प्रभारी के गले नहीं उतरी, क्योंकि जब घर में पहले से ही सभी कमरों के ताले और उसकी दो दो चाबियां थीं तो माँ ने नया ताला क्यों खरीदा। शक होने पर उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ने के निर्देश साथ आए पुलिसकर्मियों को दिए। ताला टूटने के बाद पुलिस जैसे ही कमरे में घुसी तो महसूस हुआ कि बदबू इसी कमरे से आ रही है। पुलिस कमरे में वह चीज ढूंढने लगी जहां से बदबू आ रही थी। ढूंढते ढूंढते पुलिस जैसे ही दीवान के करीब पहुंची तो बदबू और तेज हो गई। मतलब साफ था कि बदबू दीवान के भीतर से आ रही थी। पुलिस ने दीवान को खोला और भीतर का नज़ारा देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवान में काफ़ी खून फैला था जो सूख चुका था। वहां एक काले रंग की पॉलीथीन थैली और एक प्लास्टिक का बोरा रखा था। उन पर भी खून लगा था जो सूख चुका था। थाना प्रभारी को समझते देर नहीं लगी कि विनोद ने पत्नी की हत्या कर उससे की लाश दीवान में छिपा दी है। उन्होंने प्लास्टिक का बोरा खुलवाया तो खोलते ही सबके होश उड़ गए। काली पॉलीथीन में अन्नू का कटा हुआ सर और बोरे में धड़ था। उसके हाथों के पीछे की ओर एक प्लास्टिक की रस्सी से बंधा दिया गया था। उसके पैर घुटनों से मोड़कर पेट से बांध दिए गए थे। पिछले 2 दिन से रहस्यमय तरीके से गायब अन्नू पाठक की उसके ही बेडरूम में लाश पाए जाने के बाद रहस्य से पर्दा उठ गया। मां की लाश मिलते ही तीनों बच्चे दहाड़ कर मारने रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। बच्चों को ढंढास बांधने लगे। विनोद अभी कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। अन्नू पाठक की लाश बरामद किए जाने की सूचना थाना प्रभारी ने डीएसपी चंदन वत्स और एएसपी अनीश गुप्ता को दे दी। कुछ ही देर बाद एएसपी और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को रसोई घर में रखी डस्टबिन से चाकू बरामद हुआ। चाकू के ऊपर खून लगा था जो सूख चुका था। लग रहा था कि शायद इस चाकू से अन्नू की हत्या की गई होगी। पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में लिया। अन्नू की हत्या की सूचना उसके मायके वालों को भी दे दी गई थी। फिर जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी गई। अगले दिन यानी
1 फरवरी 2018 को थाना प्रभारी ने अन्नू के घर पहुंचकर उसकी बड़ी बेटी कीर्ति से विस्तार से पूछताछ की। कीर्ति ने कहा कि उसके पापा उसे और मम्मी को पिछले 5 साल से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। जिस मंजू ठाकुर ने नाम की महिला से उनके गलत संबंध हैं, वह इसी शहर में पुलिस इंस्पेक्टर है। थाना प्रभारी ने यह जानकारी एएसपी अनिश गुप्ता को दे दी थी। कीर्ति ने जिस हौसले के साथ अपने पिता के चरित्र पर आरोप लगाया था, वह ऐसे ही नहीं लगाया था। उसके पास प्रत्यक्ष और कई प्रमाण भी थे। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के उसके पापा विनोद पाठक से वर्ष 2023 से संबंध थे। वह उसके पापा से मिलने अक्सर घर आती रहती थी। यही नहीं, कई बार तो अन्नू के रहते हुए मंजू ठाकुर विनोद के साथ उसके बिस्तर पर साथ भी सोए थे। इससे नाराज होकर अन्नू अपने मायके रांची चली जाती थी और महीनों वहीं रुक जाती थी। बच्चे विरोध करने पर विनोद उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटता था। केस में महिला पुलिस इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर का नाम सामने आने की जानकारी मीडिया वालों को हुई तो मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए एएसपी अनिश गुप्ता ने डीएसपी चंदन बत्स को उस पर नजर रखने के निर्देश दिए। उधर पुलिस विनोद पाठक को भी सरगर्मी से तलाश रही थी। 6 दिन बाद जाने के बाद भी विनोद पाठक की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया था। इस कारण लोग पुलिस का विरोध करने उतर गए थे। 4 फरवरी 2018 की रात हाजिरबाग स्टेडियम से झंडा चौक तक एजलेंस हाई स्कूल, डीएसपी होली क्रॉस, बीटीआई, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत रोबोट बालिका विद्यालय सहित अन्य कई स्कूलों से सैकड़ों छात्र छात्राओं शिक्षकों ने कैंडल जुलूस निकाला। सदर विधायक मनीष जायसवाल, उपमोहर आनंद देव, ब्रजेश किशोर जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग भी जुलूस में शामिल रहे। 6 फरवरी को जदयू वरिष्ठ नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता न्यायालय के लिए एएसपी अनिश गुप्ता से मिले। उन्होंने हत्या के आरोप को गिरफ्तार करने की मांग की। एएसपी से मिले प्रतिनिधिमंडल मंडल में जिला सचिव कृष्ण कुमार, नगर महासचिव सतीश कुमार सिन्हा, दीपक कुमार मेहता आदि शामिल थे। घटना के विरोध में स्कूल के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठन भी उतर आए। उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि दी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इसी बीच डीएसपी चंदन वत्स और थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद घटना की जांच में जुट रहे। उधर पुलिस ने मंजू ठाकुर और विनोद ठाकुर को फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। काले डिटेल्स की जांच करने पर पता चला कि घटना वाले दिन दोनों के बीच 32 बार बातचीत हुई थी। पुलिस के लिए विनोद या मंजू ठाकुर से पूछताछ करने का यह अच्छा आधार था। इसी साक्ष्य के आधार पर डीएसपी ने 6 फरवरी को पीटीसी इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया। पूछताछ में पहले तो वह अन्नू की बेटी कीर्ति द्वारा उस पर लगाए गए सभी आरोपों को सिर से नकारती रही। चूंकि मंजू खुद कानून की मंजी हुई खिलाड़ी थी, वह कानून को एक एक बारीकी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अपने बचाव में वह सभी हथकंडों को इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन डीएसपी चंदन वत्स भी उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते रहे। आखिर वह उनके सवालों के घेरे में फंसती चली गई। अंत में उसने कानून के आगे घुटने टेक दिए और अपना जुर्म
स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपने प्रेम संबंधों से लेकर अनु पाठक की हत्या तक की जो कहानी बताई वह बड़ी दिलचस्प निकली। 45 वर्ष विनोद पाठक मूल रूप से झारखंड राज्य के हाजिरबाग का रहने वाला था। वह हाजिरबाग के थाना बड़ा बाजार स्थित पोश कॉलोनी जयाप्रभा नगर में एक किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार खुशहाल था। परिवार खुशहाल क्यों ना हो, विनोद पाठक भारतीय खनन विभाग कोल विभाग के सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CSPDI के हाजिरबाग जिले के बड़गाम शाखा में हेड क्लर्क के पद पर नौकरी करता था। वह उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। खाने पीने की और अन्य खर्चे के बावजूद भी वह अपने तंदुरुस्त में प्रति माह अच्छी रकम बचा लेता था। नौकरी करने के साथ साथ वह एक योग संस्था का जिलाध्यक्ष भी था। विनोद जीवन की नया बड़े मजे से खे रहा था। बात सन 2023 की है। विनोद पाठक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात हाजिरबाग जिले के PTS इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से हुई। मंजू ठाकुर पतंजलि योग पीठ के काम से वहां गई हुई थी। दरअसल इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से इतनी प्रभावित थी कि वह उनसे उसकी एजेंसी ले ली थी। बातचीत के दौरान जब यह सब पता चला कि दोनों एक ही प्रांत के ही नहीं बल्कि एक ही जिले के रहने वाले हैं तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी दूर प्रदेश में अपने इलाके का कोई मिल जाए तो अपनेपन सा लगता है। इतना ही नहीं, उस दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा जाता है। ऐसे ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। एक ही मुलाकात और एक ही बातचीत में वे एक दूसरे से घुल मिल गए। उन्होंने अपने अपने पेशे के बारे में भी बात बता दिया। उसके बाद काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। पतंजलि योगपीठ से वापस लौटते समय दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए। मंजू और विनोद दोनों ही सरकारी पेशे से जुड़े हुए थे और हम उम्र थे। मंजू बात करने में काफी चतुर और मृदुभाषा थी। किस्म की औरत थी। विनोद जब से मंजू से मिला था उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहा था। इस बात को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब तक दिन में 1-2 बार उससे बात नहीं कर लेता था, उससे मिले नहीं लेता था, दिल को चैन नहीं मिलता था। किस्म की औरत थी। विनोद जब से मंजू से मिला था उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहा था। इस बात को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब तक दिन में 1-2 बार उससे बात नहीं कर लेता या उससे मिल नहीं लेता, उसके दिल को चैन नहीं मिलता था। जबकि विनोद जानता था कि उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, बेटी भी सयानी हो चुकी है। पत्नी को जब यह पता चलेगा तो घर में वह कितना कोहराम मचाएगी। फिर भी उसके बारे में क्यों सोचे। यह सोचकर कुछ पल के लिए उसके कदम जड़ गए थे, लेकिन दिल की पुकार आने के वह नस्तमक हो गया और मंजू को पाने की हसरत में वह अपने बीवी बच्चों को भूल गया। मंजू का सानिध्य पाने के लिए विनोद उसका व्यवसाय पार्टनर बन गया और मटभारी में ऑफिस और दुकान खोल ली। विनोद ने सोचा कि जब उस पर न तो किसी को शक होगा और न ही कोई उंगली उठा पाएगा। मंजू भी विनोद पर मिटी थी, जबकि वह शादीशुदा थी। उसने भी विनोद से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उसके बाद दोनों भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़कर काम करते रहे। मंजू कंपनी की ओर से राजस्थान टूर पर गई थी। तब विनोद भी उसके साथ। मंजू का विनोद के दिल के साथ साथ उसके परिवार पर भी दबदबा बन गया था। वह जब चाहे
तब बिजनेस के बहाने विनोद के घर आ धमकती थी। उसके साथ घंटों बैठे गप्पे लड़ाती और ठहकारे मारती। अन्नू कोई दूध पीती बच्ची तो थी नहीं जो पति की इन हरकतों को ना समझती। बात एक दो दिन की या फिर कभी कभी की होती तो चल सकता था, लेकिन यह तो लगातार रोज ही विनोद के पास चली आती थी। अन्नू को मंजू को रोज रोज उसके घर आना बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब अपने सिर के ऊपर बह रहा था। जब सब्र का बांध टूट गया तो एक दिन अन्नू पति विनोद से पूछ बैठी, मैं तुम से एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकती हो, तुम्हारा तो अधिकार है, विनोद संजीदगी के साथ बोला। तो ठीक है, ये बताइए कि ये पुलिस वाली मंजू यह रोज रोज क्यों आती है? बिजनेस के सिलसिले में और क्या? पति ने बताया, लेकिन उसका यह रोज रोज आना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी बेटी कीर्ति भी नाराज होती है। अन्नू बोली, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? विनोद पत्नी के ऊपर नाराज हुए। वो यहाँ आती तो बिजनेस के बारे में बात करने के लिए ही आती है, कोई गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और तुम क्या समझती हो कि मैं उनके साथ बैठे क्या कोई गुलछड़े उड़ाता हूँ? समझी तुमने? उनके बारे में आज तो कह दिया, आइंदा फिर ऐसे मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। झल्लाते हुए विनोद पत्नी से नजरें चुराते कमरे से बाहर निकल गया, जैसे उसकी चोरी पत्नी ने पकड़ ली हो। बाहर निकलकर विनोद ने एक लंबी सांस ली। वह समझ गया कि मंजू को लेकर पत्नी को शक हो गया है। जिस दिन ने अन्नू ने मंजू ठाकुर को लेकर पति विनोद को टोका था, उस दिन से पत्नी पति के रिश्तों में खटास आ गई। विनोद को पत्नी की यह बात बुरी लगी थी कि उसने मंजू के बारे में उससे पूछने की हिम्मत कैसे की। यह पूछकर उसने बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल का उसे दंड जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद विनोद ने रोजाना ही मंजू को घर बुलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब वह मंजू को अलग कमरे में बुलाकर एकांत में बात करता। यह देख अन्नू को गुस्सा आता। यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अन्नू ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया। नतीजा विनोद पत्नी की पिटाई करने लगा। अपने सिंदूर का बंटवारा होते अन्नू नहीं देख सकती थी, इसलिए वह बच्चों को लेकर मायके रांची चली जाती थी। जब गुस्सा शांत होता तो लौटकर घर आ जाती। इस तरह अन्नू कई बार मायके जा चुकी थी, लेकिन विनोद पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि पत्नी के आने के बाद और ज़्यादा आज़ादी मिल जाती थी। वह मंजू के साथ बिना किसी डर के गुलछर्रे उड़ाता। धीरे धीरे विनोद और मंजू के अनैतिक संबंधों की जानकारी अन्नू के पूरे नातेदारों तक फैल गई थी। विनोद की चारों ओर बदनामी हो रही थी। उसे शक हो गया था कि अन्नू ही उसकी बदनामी कर रही है, इसलिए वह अब उस पर पहले ज़्यादा सितम ढाने लगा। पत्नी के साथ साथ वह बच्चों की भी पिटाई करने लगा। वह अपनी बड़ी बेटी कीर्ति से ज़्यादा मारता था, क्योंकि कीर्ति भी मंजू का विरोध करती थी। वह अपनी माँ का पक्ष लेती थी। बच्चे को बेदर्दी से पीटता देख अन्नू की जैसी जान ही निकल जाती थी। अन्नू ने एक दिन दुखी होकर मंजू को फ़ोन कर के कहा, तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे रास्ते में हमेशा के लिए हट जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे को मत सताओ। अन्नू की याचना इतनी दर्द भरी थी कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन मंजू पर उसकी याचना का रत्ती भर असर नहीं हुआ था, बल्कि वह तो यह चाहती थी कि अन्नू उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। उसी समय मंजू के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना अन्नू को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन मंजू ने विनोद को विश्वास में लेकर उकसाया कि अन्नू को रास्ते से हटा दो, ताकि हमें फिर किसी का
डर नहीं रहे। प्रेम में अंधा विनोद को प्रेमिका मंजू की बातें जांच गईं। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वह उपाय सोचने लगा। तब मंजू ने उसे टेलीविज़न पर प्रस्तावित होने वाले सच्ची घटनाओं के आधारित क्राइम सीरियल देखने की सलाह दी और कहा कि वह इंडिया मिल जाएगा। उस दिन के बाद विनोद ड्यूटी से जब भी घर आता, नाश्ता बगैर कर के टीवी क्राइम पर स्टोरी पर आधारित सीरियल देखने बैठ जाता। सीरियल से वह अपराध की उन बारीकियों को समझने की कोशिश करता था कि कैसे अपराधी अपराध करके पुलिस के चंगुल से बच निकलने की कोशिश करते हैं। योजना के अनुसार उसने 20 जनवरी 2018 को ही अन्नू पाठक को मारकर लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लिया था। इसके लिए उसने 26 जनवरी को पूरी योजना तैयार कर ली। विनोद ने हत्या के लिए एक चाकू खरीदा और फुटपाथ से काले रंग की एक पॉलीथीन थैली व रस्सी, यहाँ तक कि उसके घर की सभी तालों की 2-2 चाबियां भी थीं। इसके बावजूद भी उसने एक नया ताला भी खरीदा ताकि लाश को कमरे में बंद करके यह अफवाह उड़ा दें कि अन्नू नाराज होकर घर पर ताला बंद करके मायके चली गई है। योजना के अनुसार विनोद ने अपनी तीनों मोबाइल फ़ोन 20 जनवरी को स्विच ऑफ कर दिए थे। वह नए नंबर से मंजू से बात करता था ताकि किसी को शक ना हो। मंजू से विनोद की आखिरी बात पीसीओ से 2 दिन पहले यानी 27 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी 2018 को मंजू ठाकुर को लेकर अन्नू और विनोद में जमकर विवाद हुआ। योजना अनुसार 29 को विनोद 10:15 बजे सुबह अपने ऑफिस में हाजिरी लगा कर वापस आ गया। यह उसने इसलिए किया ताकि 29 जनवरी को उसका ऑफिस में रहने का सबूत बन जाए। जब वह घर आया तो उस समय तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तब बिना किसी गलती के उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया ताकि वे बेरहमी पिटाई से अन्नू टूट चुकी थी। वह जान रही थी कि इस समय पति के सर पर इसका भूत सवार है कि उन्हें फिलहाल अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया। पराई औरत के चलते वह अपने ही हाथों से घर में आग लगाने पर लगे हैं। ऐसे में उनसे कुछ भी कहना बेअसर होगा, लिहाजा वह कुछ नहीं बोली। पत्नी की पिटाई करने के बाद भी कहीं चली गया। करीब 12:15 बजे वह लौटकर घर आया। उस समय मन्नू अंजू से बात कर रही थी। पति के लौटने का अन्नू को पता नहीं चला। विनोद कान लगाकर पत्नी से द्वारा फोन पर की जा रही बातचीत सुनता रहा। उस बातचीत से वह यह बात समझ गया कि अन्नू इस समय मंजू से बात कर रही है। उस समय अन्नू मंजू से पति की शिकायत कर रही थी। अपनी शिकायत सुनकर विनोद अपना आपा खो बैठा। फिर क्या था, उसने अन्नू के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ से तेज धार वाले चाकू से गला रेत दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और अन्नू फर्श पर गिर गई, तड़पने लगी। कुछ देर में वह शांत हो गई। इस बात प्रेमिका मंजू ठाकुर को फोन कर विनोद पत्नी की हत्या करने की जानकारी दे दी। यह सुनकर मंजू पहले तो घबरा गई, फिर वह बाद में खुश भी हुई कि अब हमारे बीच का अन्नू नाम का कांटा सदा के लिए निकल गया। मंजू ने उसे सलाह दी कि वह वहां पर कोई भी सबूत न छोड़े, उसका सिर धड़ से काट कर अलग कर दे। सिर और धड़ दोनों को अलग अलग पॉलीथीन की थैलियों में भरकर उसे दीवान में छिपा दे। मती के मारे विनोद ने वैसा ही किया जैसा उसकी प्रेमिका इंस्पेक्टर मंजू ने करने को कहा। कमरा बंद करके वह सबूत मिटाने में जुट गया। उसे डर था कि जल्दी से लाश ठिकाने नहीं लगाई और सबूत नहीं मिटाए तो बच्चों के स्कूल से घर जाने
आने पर सारा भेद खुल जाएगा। सबूत मिटाने से लाश ठिकाने लगाने में उस 2.5 घंटे से ज़्यादा लगे। सिर और धड़ को अलग करके पॉलीथीन थैली और प्लास्टिक बैग में पैक कर दीवान के बॉक्स में डाल दिया। फिर कमरे में नया ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रखकर दोबारा ऑफिस चला गया। शाम 4 बजे तीनों बच्चे स्कूल से घर लौटते कमरे में ताला बंद देखकर हैरान रह गए। कीर्ति पड़ोसी आंटी के यहाँ माँ के बारे में पता लगाने गए, लेकिन वहाँ से कुछ पता न चला। बच्चे जब स्कूल गए तो उनकी माँ अन्नू घर पर ही थी। अचानक कहाँ चली गई ये सोचकर वे परेशान रह गए। शाम करीब 5 बजे विनोद जब ड्यूटी से घर लौटा तो कीर्ति ने उससे माँ के बारे में पूछा। इधर उधर का बहाना बनाते हुए विनोद ने कहा, बेटी तुम्हारी माँ नाराज होकर अपने मायके चली गई है। तब कीर्ति ने अपनी ननिहाल फोन किया तो पता चला कि उसकी माँ वहाँ आई ही नहीं। ये सुनकर कीर्ति का माथा ठकन गया। उसे लगने लगा कि कहीं पापा ने मार के साथ कोई अनहोनी तो घटना नहीं कर दी। कीर्ति बार बार पिता से माँ के बारे में पूछने लगी तो विनोद घबरा गया। उसे लगा कि कहीं भेद ना खुल जाए। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसे भी मार दे, ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर विनोद उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका, लेकिन पिता की बुरी मासा भाप कर कीर्ति तेजी से भागकर पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई, जबकि उसके छोटे भाई बहन घर पर में भीगी बिल्ली बने दुबके रहे। कीर्ति रात को अपने घर नहीं आई। विनोद रात में उसी दीवान पर सोया जिसमें अन्नू की लाश छिपी रखी थी। बहरहाल 18 फरवरी 2018 को पुलिस ने फरार विनोद पाठक को कोडरग्राम के रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया। विनोद अपने ऑफिस के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को फोन करके वहां कहा था कि वह अपनी कार से उसके पास आ जाए, उसे अभी डोभी जाना है। तब सुपरवाइजर अपनी इंडोगी कार लेकर विनोद के घर पहुंच गया था। आरोपी विनोद ने पुलिस को बताया कि हत्या के लिए बाद वह ही ऑफिस सिक्योरिटी सुपरवाइजर की इंडिगो कार से डोभी तक गया था। इस मामले में सिक्योरिटी सुपरवाइजर और उसकी पत्नी भी शामिल ने पूछताछ की। विनोद पाठक ने यह भी कबूल लिया कि पत्नी की हत्या करने के बाद वह सीधा प्रेमिका मंजू ठाकुर के पास खून से लथपथ पहुंचा और हत्या के बाद पूरी जानकारी दी।